नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। वैश्विक नेताओं के स्वागत के लिए भारत तैयार है। जकार्ता से लौटते ही पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के इंतजाम का जायजा लिया है। क्योंकि 9-10 सितंबर को जो आप देखते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन की बैठक होना है ना, उसी की बात हो रही है। और G20 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 20 सदस्यों में आप देखिए अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है। और चुनाव से पहले तिस्ता जल बंटवारे पर मुहर चाहती हैं शेख हसीना। ये आप देखते हैं कि इन्हें भी विशेष सदस्य के तौर पर आमंत्रित किया गया है ना, क्योंकि आप देखिए G20 का सदस्य नहीं है बांग्लादेश, तो इसलिए आप देखते हैं कि ये कह रही हैं। ये आपकी तिस्ता जल नदी की अगर हम लोग बात करें तो 414 किलोमीटर लंबी है ये नदी, और ये आप देखते हैं सिक्किम से निकलती है, तो उसी की बात हो रही है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और आप देखें बांग्लादेश की आज़ादी में हम लोगों ने बड़ा महत्व भूमिका निभाई थी। उस समय हमारे देश की पहले महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आप देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, आपका मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है आपकी पश्चिम बंगाल से। 1971 में आज़ाद हुआ था ये। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में मोदी ने दिखाए भारत के बदले तेवर। दक्षिण चीन सागर में हमारे भी हित है। अभी तक चीन के वर्चस्व वाले इस क्षेत्र को लेकर भारत देता रहा है संयमित बयान। चीन के साथ आप देखिए मौजूदा तनाव भरे रिश्तों से जोड़कर देखा जा रहा है पीएम मोदी का ये रूप। और आप देखिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ये सम्मेलन हुआ है ना, तो उसी की बात हो रही। प्रधानमंत्री मोदी ने पेश किया 12 सूत्रीय प्रस्ताव। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और आसियान के बीच सहयोग का विस्तार करने के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया, जिसमें आप देखिए कनेक्टिविटी, व्यापार, डिजिटल बदलाव जैसे क्षेत्र शामिल है। उन्होंने कोविड के बाद नियम आधारित विश्व व्यवस्था बनाने का भी आह्वान किया है। 12 सूत्रीय प्रस्ताव में प्रधानमंत्री ने आतंकी फंडिंग और साइबर दुष्प्रचार के विरुद्ध सामूहिक लड़ाई का आह्वान करने के साथ साथ आप देखिए बहुपक्षीय मंच पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाने की बात भी कही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारा इतिहास और भूगोल भारत और आसियान से को जोड़ता है। साझा मूल्यों के साथ साथ आप देखिए क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और बहुध्रुवीय दुनिया में साझा विश्वास भी हमें एक साथ बांधता है। आसियान भारत की हिंद प्रशांत पहल में एक प्रमुख स्थान रखता है। इसमें आसियान के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है ना, उसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछ लेता है। ये आप देखिए इसके सदस्यों की बात करें तो आप देखते हैं कि ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम आपको देखने को मिलेगा। बैंकॉक घोषणा इसकी हुई थी 8 अगस्त 1967 को। घोषणा पत्र जारी हुआ था 16 दिसंबर 2008 को। इसका सचिवालय जकार्ता में आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी याद रखिए। आदित्य ने ली सेल्फी, पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें भी भेजी। सूर्य के अध्ययन के लिए निकले आदित्य ने सेल्फी खींचकर संदेश भेजा है और वो पूरी तरह से फिट है। आदित्य L1 पर लगे कैमरे ने 4 सितंबर को ये तस्वीर खींची थी। आदित्य L द्वारा ली गई इस सेल्फी में VELC SUIT पेलोड देखे गए हैं। सूर्य प्रणाली के L1 पॉइंट की यात्रा के दौरान आदित्य L ने ऐसा चित्र लिया है जिसमें पृथ्वी और चंद्रमा पर एक साथ दिख रहे हैं। अब ये आदित्य जिस कक्षा में उसमें पृथ्वी की अधिकतम दूरी आप देखिए 40,225 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 282 किलोमीटर है। इसरो कह रहा है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। हमारी जो अंतरिक्ष एजेंसी है ना, उसी की 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। आपको नई दिल्ली में, कहाँ, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब ये राजा ने सनातन धर्म की तुलना कुष्ठ रोग और HIV से की। उदयनिधि स्टालिन के बाद देशमुख के एक और वरिष्ठ नेता की विवादित टिप्पणी। आप सभी जानते हैं कि देखिए हमारी राजनीति, हमारे देश की जो राजनीति है वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर तो टिकी नहीं है, नौकरियों पर तो टिकी नहीं है, वो पूरी टिकी रहती है धर्म पर।
तो आप देखते हैं इस तरह की बयानबाजी होती रहती। तमिलनाडु ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, चेन्नई इसकी राजधानी है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से इसकी सीमा लगती है। और आप देखें कि RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री MK स्टालिन है, विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है क्या, तमिलनाडु, ये आप लोग याद रखिएगा। महिला तलाक मांगे तो अदालत व्यापक रूप अपनाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक महिला को तलाक की डिग्री मंजूर करते हुए कहा कि किसी एक मामले में एक महिला के लिए जो क्रूरता हो सकती है संभव तो वह एक पुरुष के लिए नहीं, इसलिए तब तब कभी पत्नी तलाक की मांग करे तो एक अदालत को अपेक्षाकृत ज्यादा लचीले और व्यापक रूप से मामले को देखना चाहिए। निजी तकनीकी कॉलेजों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया समय। उत्तर प्रदेश के 750 संस्थानों को संबद्धता प्रदान करने का मामला है। शीर्ष अदालत के फैसले पर 4 लाख छात्रों को मिलेगी इससे राहत, अच्छी बात है। नए कश्मीर में लौटी खुशियां, गूंज रही रहा हाथी घोड़ा पालकी। ये आप देखिए श्रीनगर की बात हो रही, जन्माष्टमी की बात हो रही है। यहाँ से 377-35 से हटने के बाद आप देखते हैं जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर बांट दिया गया, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली की तरह आप देखोगे विधानसभा देखने को मिलेगी कहाँ, जम्मू कश्मीर में। ऑनलाइन कंपनियों के छल से ग्राहकों को बचाएगी केंद्र सरकार, मसौदा तैयार, केंद्र सरकार ने आम लोगों से 30 दिन के भीतर मांगे सुझाव। इसमें डार्क पैटर्न का खेल खत्म होने वाला है, सरकार ने इसे रोकने के लिए मसौदा तैयार कर लिया है। ऑनलाइन ग्राहकों के छल करने या पसंद को प्रभावित करने वाली तरकीब को डार्क पैटर्न कहते हैं। देश की विभिन्न भाषाओं के मूल में है भारत, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक प्रादेशिक भाषाओं में मूल रूप से देश का नाम भारत है और संविधान में इंडिया और भारत दोनों नाम को अंगीकार किया गया है। ये आप देखते हैं भारत और इंडिया नाम को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान के जानकार ज्ञानत सिंह कहते हैं कि संविधान में इंडिया और भारत दोनों नाम के को अंगीकार किया गया है, ऐसे में दोनों का समान रूप से प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर संविधान में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की दी गई परिभाषा पर गौर किया जाए तो अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत सेव वी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। भारत इंडिया का अनुवाद नहीं है, दोनों नाम और सह अस्तित्व है। तो देखिए आजकल आप लोग चल रहा है ना इंडिया की बात। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली में आप देखते हैं G20 सम्मेलन हो रहा है, उसी की तैयारियां भी चल रही खूब। होने दीजिए, क्या फैसला होता है इसमें देखेंगे हम लोग भी। गुणवत्ता में सुधार के बावजूद दिल्ली को नसीब नहीं हुई अच्छी हवा। दिल्ली में तो आप देखते हैं कि सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। अब तो ऐसा भी एक अनुमान लगाया गया, रिपोर्ट जारी हुई कि इससे कम उम्र भी हो रही लोगों की। भारत से मुक्त व्यापार समझौते को अव्रजन नीति नहीं बदलेगी बेटन कह रहा है। मुक्त व्यापार समझौते की बात हो रही है ना बेटन से। यूक्रेन पर रूस के विचार को शामिल कर सहमति बनाने का हो रहा है प्रयास। देखिए G20 सम्मेलन में ये आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। हमारा प्यारा भारत है। भारत को फैसला करने का अधिकार की कहां से खरीदे तेल, ये अमेरिका कह रहा है। आप देखेंगे अमेरिकी गायिका मैरी मेलवेन ने प्रधानमंत्री को सराहा, उनकी तारीफ की। आप देखेंगे अब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं और खूब आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। आप देखते हैं बस आप लोगों को याद रखना चाहिए कि चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे लिखिए। डेली हम लोग बात करते हैं चुनाव आयोग के बारे में, और किसी राज्य में चुनाव है तो उस राज्य के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। तो आप देखिए भारत अर्थात इंडिया का बहस भी काफी चल रहा है। तो आप देखिए संविधान की हिंदी प्रति को मान्यता देती है व्यवस्था। तो संविधान लेखन अंग्रेजी में आरंभ हुआ, साथ में हिंदी प्रति भी तैयार की गई और भाषाई एकरूपता व प्रामाणिकता के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। संविधान के भाग 22 कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी और रिपल्स में 294 में राष्ट्रपति की अनुमति व अधिकार से संविधान के हिंदी में अनुवाद की व्यवस्था विस्तार से दी गई है। इसके अनुसार हिंदी में अनुवादित प्रति में प्राविधानों को ही वही मान्यता
है जो अंग्रेजी प्रति की है। 394 1 से 3 तक में यह भी कहा गया है कि यदि संविधान और इसके संशोधनों के अनुवाद में कहीं भाषाई साम्य स्थापित नहीं हो पा रहा है तो राष्ट्रपति की अनुमति से इससे उचित संशोधन की व्यवस्था होगी, ये भी कहा जाता है। हिंदी में जब संविधान में लिखा गया तो भारत नाम को ही प्राथमिकता भी मिली थी, ऐसा भी कहा जाता है। संविधान का अनुच्छेद एक देश के नाम को स्पष्ट करता है। अंग्रेजी प्रति में लिखा है इंडिया, दैट इज भारत, जबकि हिंदी प्रति में वाक्य निर्धारण में भारत का नाम को पहले ही रखा गया। 1948 में अंग्रेजी के साथ हिंदी प्रति भी तैयार की गई थी और आज इंडिया या फिर भारत नाम के प्रयोग को लेकर संविधान सभा में खूब बहस हुई। पहले बहस 17 नवंबर 1948 को होनी थी, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत के सुझाव पर टाल दी गई थी। दोबारा एक वर्ष बाद आप देखिए 18 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 1 में अंग्रेजी प्रति संशोधन के साथ प्रस्तुत किया गया, जिस इंडिया पहले और भारत बाद में रखा गया है। संविधान सभा के कई सदस्य इस नामकरण और शब्दों के क्रम में सहमत नहीं थे। नामकरण पर बहस का प्रस्ताव लाने वाले एच.वी. कामत ने मुखरता से कहा कि भारत पहले होना चाहिए, इंडिया बाद में। कुछ इस तरह भारत और आर और इंडिया लैंग्वेज इंडिया प्रस्ताव में भारत के पक्ष में 38 और इंडिया के पक्ष में आप देखते हैं कि 51 मत पड़े थे। चलिए आप देखते हैं कि चलती रहती है। इसमें आपको इंडिया नाम सिंधु या इंडस से आया है। हिंदुस्तान नाम पाकिस्तान जैसे देश के अधिक उपयुक्त है क्योंकि यह सिंधु नदी वहीं बहती है। चलिए खैर आप लोग छोड़िए। इंडिया प्राचीन शब्द नहीं है और इसका उल्लेख वेदों में नहीं मिलता है। वेद पुराण में भारत का उल्लेख है। भारत या फिर भारतवर्ष नाम का प्रयोग पुराणों और उपनिषदों में मिलता है। महाभारत महाकाव्य के नाम में ही भारत है, एक भरत राजा के नाम पर रखते हैं। पुराणों में भारत को दक्षिण में समुद्र से लेकर उत्तर में बर्फ से ढके पर्वतों तक विस्तारित क्षेत्र बताया गया है। ऋग्वेद, विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण में भारत नाम का उल्लेख है। हमारे राष्ट्रगान में भी भारत नाम का ही प्रयोग है और हमारे पासपोर्ट पर भी भारत गणराज्य लिखा गया है। इंडिया नाम के पीछे एक कहानी है और यह शब्द मैसेडोनिया और यूनानियों के देश आगमन के बाद प्रयोग में आया क्योंकि वे सिंधु नदी के इंडस कहते थे। फिर वह यह यूरोप में चलन में आया और अंग्रेजों ने इंडिया के नाम के रूप में अपनाया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश नक्शों में हमारे देश का नाम इंडिया लिखा जाने लगा और संस्थानों के नाम भी इसी पर रखने की परंपरा बन गई थी। राज्यसभा में लंबित हैं कितने 25 सरकारी विधेयक। विधेयक कहने का मतलब होता है जो कोई प्रस्ताव राज्यसभा लोकसभा में आता है ना तो उसे प्रस्ताव कहते हैं और जैसे ही राष्ट्रपति की सहमति मिलती है राज्यसभा लोकसभा से पारित होने के बाद तो वो कानून बन जाता है। सरकार के अनुरोध पर इंडिया को भारत नाम देगा संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस। आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर अब आपको देखने को मिल जाएगा। भाजपा के वोट बैंक को भी मजबूत करेंगी लखपति दीदी। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को दिया था देश भर में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। तैयारी में जुटा ग्रामीण विकास मंत्रालय, हर राज्य के लिए बन रहा है एक्शन प्लान और रेटिंग से होगी राज्यों में प्रतिस्पर्धा, ये भी कहा जा रहा है। भारत बॉर्डर पर बुनियादी ढांचे के विकास में 2-3 साल में चीन को पछाड़ देगा भारत, चौधरी साहब कह रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। आप देखते हैं कि जन्माष्टमी थी ना कल, तो आप देखते हैं कि मथुरा में भगवान कृष्ण भगवान को आप लोग देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के कूनो में खुलेगी देश की पहली चीता सफारी। 180 हेक्टेयर में फैली होगी यह सफारी। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी मंजूरी। 17 सितंबर को हो सकता है शिलान्यास, मध्य प्रदेश सरकार ने दिया इस प्रस्ताव। हाथी व गैंडों जैसे बड़े जानवर आक्रामक पौधों का कर रहे हैं सफाया। और भारतीय वन्यजीव संस्थान और डेनमार्क की आरहस यूनिवर्सिटी के अध्ययन में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी। 26,000 से अधिक कैमरा ट्रैप से प्राप्त तस्वीरों के विश्लेषण में शाकाहारी जीवों के व्यवहार की मिली नई जानकारी और इसलिए विश्वसनीय है शाकाहारी वन्यजीवों के व्यवहार इस निष्कर्ष पर भरोसा किया जा सकता है कि यह कहना शोधकर्ता पोस्ट डॉक्टोरल निनाद मुंगी व डॉ वाई झाला का विज्ञानियों का कहना है कि शाकाहारी वन्यजीव के व्यवहार की यह जानकारी 3.81 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक के वन क्षेत्र के कैमरा ट्रैप की सूचनाओं पर आधारित। कैमरा ट्रैप की करीब 35 लाख तस्वीरों में हजारों बड़े शाकाहारी जानवरों के व्यवहार की तस्वीर समानता की इस बात का प्रमाण भी है, ये भी कहा जा रहा है।
हरियाणा में आप देखें 8,000 स्कूलों के 21 लाख बच्चे करेंगे गीता का पाठ। स्वामी ज्ञानानंद महाराज समझाएंगे श्लोकों का महत्व भी। तो संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। हिमालय को दरकते देर नहीं लगेगी। आप लोग देख रहे हैं कि बरसात का मौसम आता है, मानसून आता है, जैसे ही आप देखते हैं कि हिमालय की यहाँ आपदाएं आने लगती हैं और जान माल की हानि होने लगती है। प्राथमिकी में देरी पर अदालतों को सतर्क रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का कह रहा है। कहा बातों को बड़ा चढ़ाकर पेश किए जाने की रहती है संभावना। आजकल आप देख रहे हैं पारिवारिक मामले भी खूब आ रहे हैं। कच्ची सड़कों जलभराव गंदगी से मुक्ति बनी अमृत महोत्सव का उपहार। उत्तर प्रदेश में मऊ जिले की रक्कौली पंचायत की प्रेरक कहानी। प्रधान सुनीता यादव ने 2 वर्ष में बदली छवि। आप लोगों से कहता हूं ना कि आपका अगर सरपंच ईमानदार है तो आप लोग यकीन मानिए कि आपके क्षेत्र की समस्याएं 90% 95% समस्याएं खत्म हो जाती हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि जितने बेहतर से आपका सरपंच समस्याओं का समाधान कर सकता है उतना विधायक और आपका लोकसभा सदस्य नहीं कर सकता है। लेकिन आप देखते हैं अधिकतर सरपंच किस तरह से होते हैं, आप भी जानते हैं। अब आप देखिए ये संपादकीय पार्ट है एडिटोरियल्स वाला, और ये आपको प्रीलिम्स में फायदा पहुंचाता है, आपको इंटरव्यू में भी और मुख्य परीक्षा में भी। जब आप निबंध लिख रहे हो, आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हो, वहां मदद देता है। वैश्विक परिवर्तन का सूत्रधार बनता भारत। तो आप देखेंगे कि आगामी 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन पर समूचे विश्व की निगाहें लगी हैं। G20 के सदस्य समेत कुल मिलाकर 43 सदस्यों के देशों के प्रतिनिधि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं। यह पिछले 17 G20 शिखरों के मुकाबले नया कीर्तिमान है। भारत में इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एकत्रित होना सहयोग की बात नहीं है। यह मेजबान देश द्वारा वैश्विक शासन संचालन की प्रति निष्ठा और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछले वर्ष दिसंबर में जब से भारत ने G20 का नेतृत्व संभाला है, तब से देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 60 से अधिक शहरों में 220 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। समूह के समक्ष विषयों में व्यापकता, विषय वस्तु में गहराई के लिए भारत में कोई कसर नहीं छोड़ी है। विभिन्न देशों में G20 प्रक्रिया का अनुभव करने वाले राजनयिक एवं विशेषज्ञों का मानना है कि बहुपक्षीय कूटनीति में जान फूंकने का श्रेय भारत के परिश्रम और लगन को दिया जाना चाहिए। और उल्लेखनीय है कि भारत में ने ऐसे नाजुक दौर में वैश्विक नेतृत्व और समन्वय की बागडोर संभाली जब बहुपक्षवाद की सफलता पर भी सवाल उठने लगे हैं थे और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव कड़वाहट के चलते विभिन्न देशों का एकजुट होकर साझा हितों विश्व कल्याण के लिए कार्य करना दुर्लभ होता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने मार्च में G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक में चिताया भी था कि बहुपक्षवाद संकट की स्थिति में और वैश्विक शासन विफल हो गया है। भारत की G20 अध्यक्षता ने वैश्विक रूप से बहुपक्षवाद को अधिक समावेशी और सहभागी बनाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुपक्षवाद की धारा के प्रति विश्वास को नए सिरे से बहाल किया है और G20 का विस्तार करके 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता देने का भारत पहल ने यह उम्मीद जगाई है कि कुलीन बहुपक्षवाद को न्याय संगत बहुपक्षवाद में परिवर्तित किया जा सकता है। G20 देशों की आंतरिक औपचारिक बैठकों की शुरुआत से पहले ही भारत ने 125 अल्पविकसित देशों का वैश्विक दक्षिण की आवाज के नाम से शिखर सम्मेलन बुलाया और उन वंचित देशों के परामर्श के आधार पर G20 की कार्यसूची बनाई है। और भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत वित्तीय ऋण, महंगाई, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उपलब्धता, डिजिटल और जलवायु न्याय जैसे विकासशील जगत के अहम सरोकारों को G20 के मुख्य एजेंडे में शामिल करने और उन पर यथासंभव सहमति बनाने का प्रयास हुआ है। बीते दिनों आप देखेंगे एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूछा कि क्या भारत ने G20 के विकसित सदस्य देशों में पिछड़े देशों की आशाओं एवं आकांक्षाओं के बारे में समानुभूति उत्पन्न की। तो उन्होंने कहा है कि हमारा प्रयास यह है कि अमीर देशों को दिखाएं कि परस्पर जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था में गरीब राष्ट्रों के उद्धार में ही अमीरों का फायदा है। वसुधैव कुटुंबकम का यही आशय भी है कि विकसित देश सतत विकास और सामाजिक न्याय की बातें तो करते हैं, लेकिन यह भारत ही नहीं है जिसने उन पर दबाव डाला है कि वे G20 के माध्यम से आवश्यक संसाधन प्रदान
करने की दिशा में आगे बढ़े ताकि सबका विकास एक स्वप्न मात्र ना रह जाए। G20 की अध्यक्षता करने वाला देश सदस्य देशों के बीच आम सहमति और संयुक्त बयान के लिए बहुत मेहनत करता है। इस संबंध में भारत को ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के साथ साथ भू राजनीतिक पश्चिम और भू राजनीतिक पूर्व के बीच पुल निर्माता की भूमिका निभाने की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है। रूस और पश्चिमी शक्तियों के बीच यूक्रेन युद्ध से जुड़ी तल्खी और चीन द्वारा G20 में खलल डालने की मंशा से चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। इस संदर्भ में उन्हें आप देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी का रुख सराहनीय है। उन्होंने G20 के सदस्यों से अप्रासंगिक द्विपक्षीय भू राजनीतिक मुद्दों को अलग रखने और टकराव के मुद्दे पर मिलकर काम करने का आग्रह किया है। भारत ने G20 की अध्यक्षता के तहत बुनियादी विकास संबंधी मामलों में व्यवहारिकता और विवेक की भावना के प्रवर्तन का प्रयास किया है ताकि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त शक्तियों के सत्ता समीकरणों के खेल की कीमत वैश्विक परिवारों को ना चुकाने पड़े। सवाल केवल भारत की G20 शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजन का नहीं है, बल्कि G20 जैसी संस्थाओं की प्रासंगिकता और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का भी है। और गत वर्ष आप देखिए G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया ने स्वयं को भू राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस किया था और बाली में आयोजित शिखर सम्मेलन में अंतिम क्षणों तक साझा बयान को लेकर अनिश्चितता रही। भारत के पास सहमति बनाने की दो राय हैं। पहली यह है कि G20 सदस्यों में अधिकांश के साथ हमारे मजबूत संबंध और सामरिक आर्थिक साझेदारी है और पश्चिमी देशों और रूस दोनों के साथ भारत की मित्रतापूर्ण संबंधों की बदौलत उन्हें मनाया जा सकता है और हमारी आप देखते हैं कि मेजबानी का सम्मान रखना उनका कर्तव्य है। अन्यथा G20 में उनके खराब रवैये से भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और हमारे तर्कस में दूसरा तीर विकासशील देशों का है, जिनमें आप देखिए हितों के विपरीत अगर चीन या पश्चिमी देश जाएंगे तो वे ग्लोबल साउथ के नेतृत्व के हकदार कदापि नहीं बन सकते। भारत के विकास केंद्रित G20 एजेंडे में अगर कुछ देश खेल बिगाड़ने वाले बन गए तो उनकी नैतिक छवि और विकासशील जगत में कारोबार एवं निवेश पर खासा असर होगा। G20 जैसे विविधता भरे अंतर्राष्ट्रीय समूह में सौदेबाजी और मध्यस्थता तो अनिवार्य है। भारत के पास सकारात्मक परिणामों के लिहाज से पर्याप्त कूटनीतिक पूंजी है। भारत की अध्यक्षता ने G20 की दिशा प्राथमिकताओं को बदलने का निश्चय किया है। इस संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करना असंभव नहीं है। लेखक जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर में प्रोफेसर और डीन है। इनका नाम है श्री राम चौलिया। इनका नाम काफ़ी सुनते रहते हैं। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया। आम सहमति की राजनीति का अभाव, यह सामान्य सी बात है कि विपक्षी दल प्रस्तावित सुधार पर विचार किए बिना ही उनका विरोध करने लगे। ये सब आप देखते हैं राजनीति की बातें चल रही, तो आप लोग पढ़ते रहिए। गीता का मत, यदि कार्य करने से पहले उद्देश्य निश्चित हो तो कार्य के प्रति लगन और श्रद्धा बढ़ जाती है। गीता अध्ययन से पहले भी हमें यह पता होना चाहिए कि हम किन प्रश्नों जिज्ञासाओं का उत्तर चाहते हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ लिया करिएगा। चीन को सही संदेश, जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा हुआ है। पर्यावरण की चिंता, सुरक्षित भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण के प्रयास करना सबका दायित्व है और चिंता करना सिर्फ सरकार का काम नहीं है। पर्यावरण के प्रति स्वच्छ वातावरण हर व्यक्ति की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व भर में प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के साथ कई संस्थाएं और एवं व्यक्ति भी कई आयोजन कर रही हैं। समय के साथ लोगों की सुविधाएं बढ़ी हैं और इसी अनुपात में औद्योगिक एवं वाहनों का प्रदूषण भी बढ़ा है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी स्थितियां बदली हैं। यहाँ पर भी आप देखिए हरियाली बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनके आप देखिए सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। हरित आवरण में वृद्धि हुई है। प्रदेश में आप देखिए पौधारोपण को उत्सव की तरह लिया जाता है। हर साल लाखों पौधे रोपे जा रहे हैं। आवश्यकता है कि इनके पेड़ बनने तक देखभाल किए जाने की। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी प्रदूषण फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है। जुलाई में शिमला जिले के रोहिडू और मंडल के तहत नाले में आप देखिए सेब बनाने वाले बागान को बोर्ड ने 1 लाख रुपए का जुर्माना किया। सड़कें बाधित होने के कारण आप देखिए सेब को मंडी में नहीं पहुंचाया जा सका था। इस कारण आप देखिए उसने नाले में बहा दिया था। बोर्ड ने सिरमौर जिला के राजगढ़ में बिना अनुमति चल रही कैरी बैग बनाने वाली फैक्ट्री को बंद करवाया। हिमालय ड्राई फाउंडेशन और हीलिंग हिमालय फाउंडेशन ने किन्नौर जिला में किन्नर कैलाश मार्ग की सफाई कर 40 बोरे प्लास्टिक का कचरा एकत्रित किया। दोनों संस्थाओं ने 2 दिन तक यहां सफाई अभियान चलाया। चंबा जिला में मणि महेश यात्रा शुरू हो गई थी। वहां भारी वर्षा में कचरा भी निकलेगा, जिसे पहाड़ों पर बिखरने से रोकने के प्रयास श्रद्धालुओं को करने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जब सभी लोग जागरूक होंगे तभी भविष्य में आप देखिए हमें खुली हवा में सांस ले सकेंगे। आभासी दुनिया में बच्चों की निजता,
ये मौजूदा दौर में आप देखिए बच्चों की परवरिश की रूपरेखा बदल गई है। एक और नई पीढ़ी के पालन पोषण से पारंपरिक रंग ढंग गायब हुआ है, तो दूसरी ओर आप देखिए वर्चुअल दुनिया से जुड़े अनगिनत जोखिम जुड़ गए हैं। आभासी दुनिया में बच्चों की निजता को ताक पर रख साझा की जा रही जानकारियां और तस्वीर अपराधियों की राह आसान बनाने लगी हैं। महानगरों के कामकाजी या फिर उच्च शिक्षित अभिभावक की नहीं, गांव कस्बों में बसे माता पिता भी जाने अनजाने बच्चों का जीवन जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे में बीते दिनों असम पुलिस द्वारा शुरू किया गया अभियान बच्चों की निजता और सुरक्षा के मोर्चे पर अभिभावकों को सतर्क करता है, और यह मुहिम आभासी दुनिया में बच्चों की जानकारियां, तस्वीर और स्कूल या खेल के मैदान में पते ठिकाने से जुड़े अपडेट साझा करने को लेकर अभिभावकों को सचेत करने से जुड़ी है। जीवन के हर पहलू पर अधिकार जमाती तकनीक और वर्चुअल मंचों पर मौजूदगी दर्ज करवाने की आपाधापी के इस दौर में यह एक जरूरी मुहिम है। इस अभियान का नाम डोंट बी आ सियरेंट है। सियरेंट असल में उन अभिभावकों के लिए है जो इंटरनेट मीडिया में अपने बच्चों की तस्वीरें लगातार साझा करते हैं। इन तस्वीरों के साथ बच्चों से जुड़ी अन्य जानकारियां भी पोस्ट की जाती हैं। चिंतनीय है कि हैकर और इंटरनेट मीडिया पर पहचान छिपाए बैठे अपराधी इन तस्वीरों का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करते हैं। यह न केवल बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा जोखिम है, बल्कि उनकी पहचान के लिए गलत इस्तेमाल का भी खतरा है। ग्लोबल साइबर सुरक्षा कंपनी मैकेफी के अनुसार हमारे देश में 40.5% अभिभावक दिन में कम से कम एक बार बच्चे की फोटो या वीडियो शेयर करते हैं, और आप देखिए 36% एक सप्ताह में ऐसा करते हैं। कई मामलों में बच्चों के अपहरण, पीछा करना, यौन शोषण और साइबर धमकियों जैसे अपराधों के पीछे ऐसी पोस्ट से मिली सूचनाएं भी रही हैं। यही वजह है कि न केवल इंटरनेट मीडिया पर बच्चों से जुड़ी सामग्री शेयर करने वाले अभिभावक को जागरूक किया जा रहा है, बल्कि सख्त कानून भी बनाए जा रहे हैं। फ्रांस में अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों से पूछे बिना उनकी तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर साझा करना प्रतिबंधित ही नहीं, दंडनीय अपराध भी है। भारत में आप देखिए आवश्यक है कि अभिभावक बच्चों से जुड़ी किसी भी तरह की सामग्री साझा करते हुए सजग रहें। आने जाने अनजाने चेहरों से मिलने वाली प्रशंसा के फेर में पड़ने के बजाय वास्तविक जीवन से जुड़ें और नई पीढ़ी को भी जोड़ें। आभासी दुनिया में बच्चों से जुड़ी सामग्री शेयर करने से पहले ठहर कर सोचें, सतर्क रहें। चलिए, ये आप देखिए छोटे छोटे कॉलम रहते, ये भी देख लिया करिएगा। विकास दर में वृद्धि के साथ चुनौतियां कायम है। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के विकास दर के आंकड़े हाल ही में जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की दर से वृद्धि हुई है। यह वैश्विक औसत की तुलना में बहुत अधिक है। ये आंकड़े भले ही उत्साहजनक है, परंतु मानसून और कई अन्य वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस दिशा में कई चुनौतियां सामने खड़ी हैं जिनसे सक्षम तरीके से निपटना होगा, अन्यथा विकास दर की गति कम हो सकती है। अनिलों का खेती पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, आशंका जताई जा रही है, उसकी भी बातें हो रही हैं। चंद तस्वीर याद देखिए, खरी खरी तंज कसा जाता है। चुनाव आयोग के समक्ष कांग्रेस का नया राग, ये मध्य प्रदेश की आप देख लीजिए। वैश्विक कल्याण का मूलाधार है। G20 का प्रतीक चिन्ह एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम के भाव की ही पुनर्स्थापना है। इस भाव को वैश्विक पटल पर स्वीकार किया जाना चाहिए। एक माह बाद फिर 66,000 के पास पहुंचा सेंसेक्स, 385 अंक बढ़कर आप देखिए 66,265 पर बंद हुआ है BSE का प्रमुख सूचकांक। ये आप देखिए नए शिखर पर BSE का पूंजीकरण पहुंच रहा है ना, तो आप देख रहे हैं कभी ऊपर बाजार कभी नीचे। पैक्स को पेट्रोल पंप देने के लिए 27 तक मांगेगा, आप देखेंगे प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों को। भारत आसियान FTA की समीक्षा नवंबर से होगी। मुफ्त व्यापार समझौते की। सैमसंग ने लॉन्च किया गैलेक्सी A54 स्मार्टफोन। ओपल में 15,000 करोड़ का निवेश करेगी ONGC। 13 सितंबर को खुलेगा RR केबल का IPO। चालू वित्त वर्ष में 13% तक बढ़ सकती घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या। 2018 में सरकार ने RBI से मांगे थे 3 लाख करोड़। ये आप देखिए RBI की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी केंद्रीय बैंक है ना, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत ने अमेरिका के आधा दर्जन उत्पादों से जवाबी शुल्क हटाया। टमाटर से ज़्यादा मूल्य के चलते अगस्त में 24% महंगी रही शाकाहारी थाली। टमाटर आपने देखे थे कितने महंगे हो गए थे। मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 20 सितंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजन होगा इसका।
ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। पाकिस्तान के सिंध में प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, कई गंभीर। ये आप देखेंगे पाकिस्तान है, और आप सभी जानते हैं कि वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति है, सब कोई जानता है। जापान ने भी लॉन्च किया मून मिशन। अगले वर्ष फरवरी में चंद्रमा पर मून स्नाइपर के उतरने की उम्मीद है। एक्सरिज्म ने से ब्रह्मांड में संरचनाओं की उत्पत्ति का पता लगाया जाएगा इससे। जापान ने गुरुवार को पहला चंद्र मिशन शुरू करते हुए H2A वाहक रॉकेट 47 से स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन उपग्रह को लॉन्च किया है। नासा का ऑक्सीजन पैदा करने वाला प्रयोग मंगल मिशन पूरा हुआ है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। बार बार चलने वाली तेज लू हवा की गुणवत्ता बिगाड़ रही है, विश्व मौसम संगठन कह रहा है। WMO कह रहा है। WMO के बारे में याद रखिए, इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चीन के विवादित नक्शे पर इंडोनेशिया ने कहा स्थिति का कर रहे हैं अध्ययन। आप देखते हैं कि चाइना की जितने देशों से सीमा लगती है ना, लगभग सबसे उसका सीमा विवाद चलता है। नए नए मैप जारी करता रहता है। नौसेना का युद्ध पोस्त INS सुमेधा सैन्य अभ्यास के लिए मिस्र पहुंचा है। भारतीय नौसेना का युद्ध पोत है ये। आप देखिए सुमेधा ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में भाग लेने के लिए मिस्र के अल्जेजिंडिया बंदरगाह पर पहुंच चुका है। सेवानिवृत्त सेना प्रमुख नरवणे भारत अमेरिका सलाहकार बोर्ड में शामिल हो चुके हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को $1 अरब की नई आर्थिक सहायता की घोषणा की हुई है। कैपिटल हिल मामले में ट्रंप के पूर्व सलाहकार नहीं कर रहे हैं सहयोग। अभियोजन पक्ष में कोर्ट में कहा खुद को कानून से ऊपर मान रहे हैं पीटर नवारो। ये आप देखिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की प्रथम पुण्यतिथि पर सबसे मूल्यवान सिक्का जारी। महारानी की स्मृति में जारी सिक्के को 16 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। यानी कि आप देखिए अमेरिकी डॉलर यानी कि 191 करोड़ रुपए रखी गई इसकी, देख लीजिए। 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 191 करोड़ रुपए है इसकी कीमत। विवेक गोले राष्ट्रपति बना तो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को माफी दूंगा। 2024 में आप देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं ना रामास्वामी, उन्हीं की बात हो रही है। ये आप देखिए खेल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो पाकिस्तान से भिड़ने को तैयार है भारत। एशिया कप हो रहा है ना, और क्रिकेट हमारे देश में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, ये भी आप जानते हैं। आकाश कुमार फाइनल में विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज आकाश कुमार ने फलस्तीन के वसीम अबूसल को हराकर बोस्निया एवं हर्जेगोविना के सरायेवो में चल रहे मुस्तफा हजरुल्लाहोविक मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया है। इंडियन सुपर लीग मंगलवार को अपने नए सत्र के लिए कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें इस महीने के अंत में शुरू होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में सम्मिलित खिलाड़ियों को क्लबों से छूट मिलने का संदेह गहरा गया है। कैनकन में होगा फाइनल। WTA फाइनल का 2023 का संस्करण 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मैक्सिको के कैनकन में आयोजित किया जाएगा। एशियाड के लिए डायमंड लीग फाइनल से हटे श्रीशंकर। पेनाल्टी शूटआउट में हारी भारतीय फुटबॉल टीम। 49वें किंग्स कप के सेमीफाइनल में इराक के विरुद्ध 2-2 से बराबर रहने पेनाल्टी शूटआउट में हुआ निर्णय। अब लेबनान से होगा सामना। लियोन मेसी से नफरत करना आवश्यक नहीं है, रोनाल्डो कह रहे हैं। सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे अलकराज मेदवेदेव। ये आप देखते हैं कि US ओपन की बात हो रही है। प्रज्ञानंद संयुक्त तीसरे स्थान पर है, मैक्सिंग बने चैंपियन। ये आप देखिए किसकी बात हो रही, शतरंज स्टार खिलाड़ी की। विश्व सिनेमा की शिल्पकार। 9 सितंबर को नई दिल्ली में शुरू हो रहा है G20 देशों के प्रमुखों का शिखर सम्मेलन। इस अवसर पर मिली इनमें से कुछ प्रमुख देशों के सुपर प्रसिद्ध फिल्मकारों से। चलिए अल्फ्रेड हिचकॉक, ये सब आप लोग देखते रहिए, नाम सुने भी होंगे इनमें। आत्मनिर्भर भारत। नौसेना को सौंपा गया LSAM 16 श्रृंखला का दूसरा बार। नौसेना बल की परिचालन प्रतिबद्धताओं को मिलेगा प्रोत्साहन। भारतीय वायुसेना को इसी माह मिलेगा पहला एयरबस C-295 विमान। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के 50 वर्ष पूरे। कल से स्वर्ण जयंती समारोह। संघ प्रमुख मोहन भागवत के मार्गदर्शन में होगा कार्यक्रम का उद्घाटन। विश्व के सबसे ऊंचे रेशम मार्ग अल्ट्रा मैराथन दौड़
रहे 17 देशों के धावक। यहाँ आप देखिए करंट में जो आप देखते हैं कि अभी चर्चा में रहते हैं ना, उनसे जनरल नॉलेज की जानकारी मिलती रहती है आप लोगों को, और परीक्षा के पॉइंट भी मिल जाते हैं परीक्षा के लिए। लंदन में डॉक्टर जॉन स्नो ने हैजा के स्रोत का पता लगाया था आज यही के दिन। 1854 में आज ही के दिन लंदन में डॉक्टर जॉन स्नो ने एक वाटर पंप के हैंडल को हट वाटर हैजा महामारी के प्रसार को रोकने में कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने प्रकोपों की मैपिंग कर इस सार्वजनिक जल स्रोत के दूषित होने का पता लगाया था। इस शोध के बाद आप देख स्नो को महामारी विज्ञान का जनक माना जाता है। अमेरिका में धूमपान से हृदय रोग होने का तथ्य प्रमाणित किया गया है। 1961 में आज ही के दिन अमेरिका में डॉक्टर जे नाथन और डॉक्टर स्पेन ने धूमपान से हृदय रोग होने के तथ्य प्रमाणित किया था। दोनों ने 51 वर्ष से कम आयु वाले 3000 पुरुषों पर अध्ययन कर पता लगाया था कि प्रतिदिन 40 सिगरेट के सेवन से हृदय रोग की संभावना दोगुनी हो जाती है। उसके बाद कई शोध हुए। भारत में चेस्ट मेडिसिन के जनक हैं डॉक्टर रमन विश्वनाथन। चिकित्सा विज्ञान डॉक्टर रमन विश्वनाथन का जन्म 1899 में आज ही के दिन तमिलनाडु के नागरकोइल में हुआ था। शुरुआत दौर में वह कई मेडिकल कॉलेजों में अध्यापन कार्य से जुड़े रहे। बाद में भारत सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ गए। 1953 में दिल्ली में वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के संस्थापक निदेशक बने। वह चिकित्सकों के उस समूह का भी हिस्सा रहे जिन्होंने 1961 में नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना की। वह एसोसिएशन ऑफ चेस्ट फिजिशियन ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। बिना स्पर्म और अंडे के बनाई भूड जैसी संरचना, और इजराइल के रोहोवोट में वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की टीम को मिली कामयाबी। जन्मजात बीमारियों पर कर रहे थे शोध। इजराइल के विज्ञानियों ने स्टेम सेल से इसे प्रयोगशाला में किया तैयार। मस्तिष्क चोट के कई वर्ष बाद भी रहता है याददाश्त कमजोर होने का जोखिम। जर्मन में चली दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, देख लीजिए। महिलाओं को उठाने के लिए फायर ब्रिगेड को आना पड़ा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के वाघबिल क्षेत्र स्थित एक अपार्टमेंट में। छाया का वजन 160 किलोग्राम है। इसलिए ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना तो पढ़ लिया करिएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं मुझे, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोग मेहनत करते रहिए।